नमस्कार। भारतीय इतिहास की सीरीज अपनी चल रही है और आप लोगों ने प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हम लोग जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, बहुत ज़्यादा आप उसे अलग करके नहीं देख सकते क्योंकि निरंतरता है पूरी, और यही निरंतरता फिर आपको आगे जाकर जिसको आप कहते हैं पूर्व हड़प्पाई कृषक बस्तियों और हड़प्पाई नगरीय व्यापार वाणिज्यिक केंद्रों में जो सुनियोजित नगर थे, विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में नजर आती है। निरंतरता वहां तक भी बनी आती है। लेकिन यदि आप लोगों ने वो सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ ली है, देख ली है, तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस क्रम को समझने में। असल में पाषाण काल के लोगों की एक बहुत भारी समस्या थी, क्योंकि जहां आपको बॉर्डर कॉन्ग्लोमरेट नजर आएंगे, आप उनकी सहायता से ही स्टोन टूल्स का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाषाण काल के लोगों को, स्पेशली नव पाषाण काल के लोगों को उन स्थलों पर रहना पड़ेगा जो शैलाश्रय हैं, जो नदियों के किनारे हैं। वो मैदानी इलाकों में नहीं जा सकते, नदियों या शैलाश्रयों या गुफाओं से बहुत दूर जाकर वो जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि दो आवश्यकताएं, स्टोन टूल बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता है और पानी की सबसे बड़ी उनको आवश्यकता है। इसीलिए स्टोन टूल की सहायता से बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि आप बहुत व्यापक स्केल पे, लार्ज स्केल पे स्टोन टूल्स के द्वारा मतलब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को नहीं अंजाम दे सकते हैं, तो वो बहुत सीमित मात्रा में ही भोजन उपजा पाते थे। अधिकांश तौर पर उनको शिकार के लिए निर्भर रहना पड़ता था। तो जनसंख्या का पेट, जो भी उस समय पॉपुलेशन रही होगी, उसका पेट पालना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल था। नव पाषाण काल का अंत होते होते जब हमने बलोचिस्तान के अंदर मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, अंजीरा, स्याहदम्ब, राणा घुंडे, कुल्ली, नाल, बालाकोट, गुमला, रहमान डेरी, इन जगहों पर जब आप लोगों ने जलीलपुर आप कह सकते हैं, किलीगुल मोहम्मद आपका हो गया, कालीबंगा, पूर्व हड़प्पा स्तर, जब इन स्तरों पर मनुष्य ने पाषाण काल के साथ साथ जब ताम्र धातु का प्रयोग करना चालू किया, तो पाषाण काल की तुलना में उसके जो उपकरण बने ताम्र धातु की सहायता से, वो ज़्यादा गहराई तक वो जुताई कर सकते थे। ये नहीं कि लोहे की तरह चीर फाड़ कर सकते थे। अब मनुष्य के लिए इन ताम्र उपकरणों की सहायता से मैदान, नदियों, नालों से दूर, शैलाश्रयों से दूर मैदानी इलाके में जाकर नदियों के सिंचित उपजाऊ जो मैदानी इलाके थे, वहां पे खेती करना आसान रहा। जब खेती हुई, कृषक समुदाय स्थापित हुए, ग्रामीण बस्तियां बसी, एक दूसरे के साथ जो जिसको आप जीन्स या खाद्यान्न उत्पादन कहते हैं या कृषि उत्पाद कहते हैं, उनके सहायता से जब उनके कुंभकारी कलाकृतियां या जिसको आपने खाद्यान्न उत्पाद का, उनका जब वस्तु विनिमय आरंभ हुआ, लेन देन आरंभ हुआ, इससे जो कृषक बस्तियां नवपाषाण या ताम्र पाषाणिक जो बस्तियां थी, जो आप बेसिकली हमने बलोचिस्तान वाले एरिया में ज़्यादातर देखा, जो आज का पाकिस्तान है, फिर वही बस्तियां आगे जाकर आपको हड़प्पाई नगरीय व्यापार वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था वाली मंडियों में, अर्थात सुनियोजित नगरों में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था का प्रसार व्यापक होगा, जब आप बाहरी सभ्यताओं के संपर्क में आएंगे, आप उनसे भी कई प्रकार के कारकों को सीखेंगे। क्लियर है? फिर आपने स्पेशली, यदि मैं अल्लाहपुर की बात करूं, जो पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया है, अल्लाह माफ करना, पहली बार वहां से हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं पूर्व हड़प्पाई बस्तियों के, कि किस प्रकार से मनुष्य ने कुओं का निर्माण करके कुओं से इरिगेशन, कृषि के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध करवाया। क्योंकि जब आपने कुओं का निर्माण करके कृषि जल की उपलब्धता को सहजता से प्राप्त कर लिया, तो आपको नदियों के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इसका मतलब ये निकला कि अब आप नदियों से दूर मैदानी इलाकों में जाकर वहां पे कुओं का निर्माण करके, छोटी छोटी कैनाल्स, नालियां बनाकर आप अपनी कृषि के कार्यों को, गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। और इसके लिए आपके पास पाषाण उपकरणों के साथ साथ ताम्र उपकरणों की भी उपलब्धता हो गई है। स्वाभाविक है, फिर आगे जाकर जब मनुष्य ने लौह को खोजा होगा, लौह उपकरण बनाएंगे, फिर तो कृषि उत्पादों को के द्वारा विशाल जनसंख्या का पेट पालना और सरप्लस जो खाद्यान्न है उसका विनिमय या व्यापार में काम में लेना, तो फिर वो जिसको आप इकोनॉमी कहते हैं, बहुत ज़्यादा फैलती चली गई होगी। तो लेकिन अभी भी जिसको आप ताम्र पाषाणिक बस्तियां कहते हैं, उनके लिए भी मुश्किल था, लेकिन कम से कम वो पाषाण काल की तुलना में ज़्यादा
जनसंख्या का पेट पालना, उस खाद्यान्न को संग्रहण करना, अगले मॉनसून के लिए सीड्स या बीज के रूप में उसको अगली खेती के लिए काम में लेना आसान हो गया। जो ये बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सिंपल वो यात्रा की मनुष्य ने किस प्रकार से नव पाषाणिक बस्तियों, पूरा पाषाण से, मध्य पाषाण से, नव पाषाण से, ताम्र पाषाणिक से कांस्य युगीन नगरीय व्यापारिक वाणिज्यिक मंडियां या केंद्रों के रूप में अपनी यात्रा को आरंभ किया होगा। और ये स्पष्ट तौर पर हमें चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, महदहा, मेहरगढ़, किलीगुल मोहम्मद, दम्ब सादात, अंजीरा, स्याहदम्ब, कुल्ली, नाल, बालाकोट, इन तमाम क्षेत्रों से नजर आते हैं। और ज्यादा दूर मत जाइए, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में जो कालीबंगा सभ्यता है उससे भी हमें, क्योंकि कालीबंगा से हमें पूर्व हड़प्पाई कृषक बस्तियों के जो ताम्रपाषाणी के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो एक मैप के जरिए यदि मैं आपको ये सारी यात्रा समझाना चाहूँ तो आप लोगों के लिए हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से अस्तित्व में आई होगी उस यात्रा को समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। इस पूरी बात को आप मेरे दृष्टिकोण से एक बार देखने का प्रयास करिए, फिर अपन अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अब एक छोटी सी बात मैं आपके सामने बस रखने जा रहा हूं। ये कराची वाला मामला, ये बलूचिस्तान वाला मामला, और ये आप ऊपर चले जाएंगे तो पर्शियन गल्फ ऑफ पर्शिया, ये पूरा अरब जगत, ये रेड सी, ये वाला एरिया आपका साउथ अफ्रीका, और ये रेड सी वाला एरिया, ये यहाँ पर मेडागास्कर वाला एरिया आपका आ जाता है। अब आप इस आज की इस क्लास में, इस सेशन में हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन, उत्पत्ति, विकास, उद्भव किस प्रकार से हुआ होगा उसको मात्र समझने का मेरे दृष्टिकोण से प्रयास करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो यदि मैं अब आपके सामने थोड़ा सा और इस बात को विस्तार दूं, देखिएगा, ये तो है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से मतलब है बंगाल की खाड़ी। ये मामला आ गया आपका सीलोन, ये आ गया आपका अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में जैव विकास में एक इकोसिस्टम के रूप में कार्य करते हुए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भौगोलिक कारकों में इस अरब सागर ने निभाई है। क्लियर? अब मैं आपसे बात करूं तो ये अरब जगत आ गया आपका, ये आपका साउथ अफ्रीका आ गया, ये आपका यहां पर मेडागास्कर, मेडागास्कर आ गया है। ये जो एरिया है याद रखना, ये है आपका बलूचिस्तान, ठीक। ये वाला पूरा एरिया है आपका सिंध वाला एरिया, और ये है पर्शियन गल्फ, ईरान की खाड़ी, ये है यहाँ पर आपका रेड सी। तो ये तो एक वैश्विक मानचित्र आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहाँ पर ये है सिंधु नदी, जो सबसे सहायक, सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में आती है। फिर इसकी सहायक नदी के रूप में रावी। इतना ऊपर तो खैर नहीं जाएंगे क्योंकि मैप अपना थोड़ा सा नीचे है, तो मैं दोबारा इसको ठीक से ड्रॉ करता हूँ। ये आपका आ गया है सिंधु, फिर ये रावी नदी, चिनाब, वितास्ता, सिकनी, विपासा, तमाम, और सरस्वती। ये रिवर आ गई है आपकी यहाँ पर सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। एक मोटे तौर पर ये बात आपके मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया था। सिंधु हो गया, और ये सिंधु की सहायक नदी रावी, जिसको आपने पुरुषनी पुकारा है। आप लोग, यदि मैं बहुत शुरुआत के दौर से बात करूं तो सिंधु की जो एक सहायक नदी है सोहन, डीएन वाडिया साहब ने 1928 में सबसे पहले यहाँ से भारतीय प्रागैतिहास में मानव की गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त किए थे। इसीलिए डीएन वाडिया साहब को हमने भारतीय प्रागैतिहास में पूर्व पुरापाषाण काल का पितामह या फादर ऑफ सोहन वैली कल्चर के नाम से भी हमने पुकारा है। और चूंकि मानव की गतिविधियों के साक्ष्य से सिंधु की सहायक नदी सोहन से नहीं, इवन मद्रास से, पल्लवरम और अतिरमपक्कम से प्राप्त किया। इन बातों को हमने बहुत विस्तार से चीजों को देख लिया है। नवपाषाण काल तक आते आते
कृषक बस्तियां लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में छा गई। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स और उन पर आधारित जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो रूरल सेटलमेंट्स थे, जो कृषक बस्तियां थी, जो बेसिकली पाषाण उपकरण के साथ साथ ताम्र उपकरणों का भी प्रयोग कर रही हैं, वो बस्तियां यहां पर एक तरह से छाती चली गई हैं। क्लियर? अब ये बस्तियां कौन कौन सी हैं, आप उन्हें समझिएगा। देखिएगा, आप यहां पे लीजिएगा मेहरगढ़, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, किलीगुल, मोहम्मद, क्लियर, नाल, नाल, बालाकोट, नाल, बालाकोट, अंजीरा। आप यदि सिंपल जो नवपाषाणिक कृषक बस्तियां जो आगे जाकर हड़प्पाई बस्तियों में रूपांतरित हो रही है, यदि इस पूरे क्षेत्र को देखो तो वर्तमान बलूचिस्तान वाला एरिया है। और सबसे बड़ी जो नवपाषाणिक बस्ती है, यदि मैं नवपाषाण काल से पहले मध्यपाषाण काल की बात करूं, सबसे बड़ी जो मध्यपाषाणिक बस्ती थी वो राजस्थान में बागोर प्राप्त हो रही है। लेकिन चूंकि बागोर कृषक सेटलमेंट या एग्रीकल्चर सेटलमेंट नहीं था, तो मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी जो नवपाषाणिक कृषक ताम्र पाषाणिक बस्ती के रूप में सामने आ रही है वो मेहरगढ़ है। और इसके आसपास आप लोग गौर से देखें कितने एरिया दम्ब सादात यहीं पर हमें प्राप्त हो रहा है। याद रखिएगा, दम्ब सादात, नाल हो गया, अंजीरा हो गया, स्याहदम्ब, राइट। यहीं पर आप देखिएगा, ये आ गया है आपका स्याह दम्ब, अंजीरा, नाल, बालाकोट, किलीगुल मोहम्मद आपके सामने आ गया, राणा घुंडई, कुल्ली, राणा घुंडई थोड़ा सा ऊपर है, राणा घुंडई, और फिर यहीं पर आपका पड़ता है कुल्ली। तो ये तमाम नियोलिथिक एग्रीकल्चर बेस्ड आप टाउन प्लानिंग्स कह सकते हैं, कृषक बस्तियां कह सकते हैं। और चूंकि पाषाण के साथ साथ मनुष्य ने यहां पर ताम्र उपकरणों का प्रयोग भी आरंभ कर लिया है। ठीक साहब, ये पूर्व हड़प्पाई कृषक बस्तियां हैं जो ताम्र उपकरणों का प्रयोग कर रही हैं। तो ये नदियों से दूर मैदानी इलाकों में जाकर, अच्छा, इन बस्तियों ने कुओं का निर्माण करके कुओं के भूमिगत जल से कृषि कार्य उपजाना भी, कृषि कार्य करना भी आरंभ कर लिया। तो अब इन्हें नदी के किनारे बसकर नदियों के जल पर कृषि हेतु निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, ये नदियों द्वारा सिंचित जो कई कई किलोमीटर का उपजाऊ क्षेत्र उसका प्रयोग करेंगे। तो ये नदियों से कई 100 किलोमीटर दूर जाकर भी रह सकते हैं, जहां पर मैदानी इलाके हैं। जैसे आप नदियों का जो बेसिन इलाका होता है, सिंधु नदी का बेसिन इलाका हो गया, गंगा यमुना दोआब हो गया आपका, आप वहां पे जाके रह सकते हैं और कुओं का निर्माण करके वहां पर आसानी से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों की तुलना में, घने जंगलों की तुलना में, गुफाओं में, नदियों किनारे रहने में ज़्यादा जोखिम है, बजाय मैदानी इलाके में आकर। मैदानी इलाके में आप रहोगे तो आपको ज़्यादा सरफेस मिलेगा, आप अपनी झोपड़ियाँ बना, जिसे आवासीय स्थल कह सकते हैं, वो रह सकते हैं। और यहाँ नगर नियोजन करना आसान रहेगा, जैसे खाई खोदना है, चार दीवारी का निर्माण करना है, एक प्लेन सरफेस पर घर बनाना है, ये चीज़ें पहाड़ी ढलानों पर, जंगलों में, नदियों किनारे पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितनी भी हड़प्पाई बस्तियां बसी हैं है वो नदियों किनारे, लेकिन वो मैदानी इलाकों के अंदर है। अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ जो सेशन हमने जो यात्रा आरंभ करी है आपके लिए वो समझना बेहद सरल हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई है। और इसके लिए आपको पहले प्री हिस्ट्री को, देन कैलकोलिथिक जो टाउन सेटलमेंट्स है उनको समझना बेहद आवश्यक है। और यदि आपकी यात्रा मेरे साथ लगातार है, आप आनंद लेंगे, एक फ्लो देखेंगे, एक रिदम, एक संगीत पाएंगे इतिहास का, जिसको आप संगीत कहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इतिहास मात्र केवल तथ्यों का प्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ इतिहास को समझना। अब इन्हीं सेटलमेंट्स की सहायता से, क्योंकि ये कृषक बस्तियां हैं जो व्यापारिक मंडियों के रूप में नगरीय केंद्र विकसित हुए, आप इनको नगरीय उपकेंद्र कह सकते हैं, जो बेसिकली कृषक स्तर हैं। और इसी प्रकार का जो एरिया प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। अब मैं देखिएगा थोड़ा इंक चेंज करता हूँ,
आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जी नेक्स्ट अपन ले लेते हैं ये वाला। अब आप लीजिएगा सिंध के अंदर जलीलपुर, ठीक, चन्हूदड़ो, ये जो अब ये अर्ध नगरीय केंद्र, ये नगरीय उपकेंद्र जो कृषक स्तर है, इधर जो मैंने बलूचिस्तान लिया। अब जो विकसित नगरीय केंद्र, क्योंकि कई सैकड़ों सालों की यात्रा में मनुष्य जितना खाद्यान्न उत्पादन करता जाएगा उसकी इकोनॉमी उतनी फ्लो में आएगी। जितनी इकोनॉमी फ्लो में आएगी तो बाहरी व्यापार लोगों का एक स्थल पर आकर मिलना जुलना, वस्तु विनिमय करना, विचारों का संप्रेषण करना, एक दूसरे की तकनीकियों कलाओं को सीखना सहज होगा और वही केंद्र आके जाकर नगरों के रूप में विकसित हुए। इस प्रकार के आरंभिक नगर हमें जो नजर आते हैं वो सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो, रावी नदी किनारे हड़प्पा, और इसी प्रकार का एक नगर आप यहां पर भी देखते हैं राजस्थान में सरस्वती रिवर के किनारे कालीबंगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, चलिए मैं उठाता हूं चीजों को और आपके लिए देखिएगा। यहां पर तो आगे आपके आई थिंक ये इंक आपको नजर नहीं आएगी मेरे लिहाज से, ठीक है जी, लीजिए यहां पर तो आ गया जी आपका कालीबंगा, और सिंधु नदी किनारे आपको मिल रहा है मोहनजोदड़ो, रावी नदी किनारे आपको मिल रहा है हड़प्पा। तो आप देखिए जो प्रागैतिहासिक यात्रा थी उसका अंतिम छोर नवपाषाण काल, फिर मनुष्य ने ताम्र उपकरण का प्रयोग किया। अब जैसे जैसे उसका संपर्क बढ़ रहा है तो अफगानिस्तान के अंदर मुंडीगाग और शोर्तुगाई, ठेठ अफगानिस्तान में मुंडीगाग और शोर्तुगाई हड़प्पाई केंद्र हैं, विकसित हड़प्पाई केंद्र हैं। तो जैसे जैसे ये व्यापार वाणिज्य जो कॉन्टेक्स्ट थे वो बढ़े तो अफगानिस्तान तक जब इनकी रीच हुई, पहुंच हुई, क्योंकि इसी प्रकार का एक सिविलाइजेशन हम ईरान में देखेंगे जिसको हम मेसोपोटामियन या याद रखना सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो जब इनकी रीच धीरे धीरे और व्यापक हुई, सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकलने लगी, समकालीन वैश्विक सभ्यताओं तक पहुंची, तो ये कई प्रकार के रेयर मेटल को साथ में लेकर आए। अफगानिस्तान से इन्होंने टिन प्राप्त किया, संभवतः धातु मिश्रण कला इन्होंने विकसित कर ली थी। तो तांबे में टिन मिला के इन्होंने कांस्य धातु का निर्माण किया। तो अब जो संस्कृति आ रही है ताम्रपाषाण के बाद वो होती है ब्रोंज, लेकिन कांसे के निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण धातु है वो है टिन, और वो अफगानिस्तान से मिल रही है। इसलिए भारत में कोई सांस्कृतिक युग सभ्यता का दौर ऐसा नहीं है जो पूरी तौर पर टिन से निर्मित कांस्य युगीन रहा हो, क्योंकि पहली बार कांसे की दुर्लभ वस्तुएं हमें इक्का दुक्का रूप में हड़प्पा में जाके मिल रही है, हड़प्पाई बस्तियों में जाके मिल रही है। इसलिए आप हड़प्पाई बस्ती को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन, क्योंकि ये व्यापार वाणिज्य से लाई गई वस्तु थी और नगरों में मिल रही है, इसीलिए आपने इस स्तर को नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दे दिया, जहां पर पत्थरों के, पक्की ईंटों के बने बड़े बड़े भवन प्राप्त हो रहे हैं, अतिक्रमण नहीं मिल रहा है, एक अच्छा जल निकास तंत्र मिल रहा है, शौचालय प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर कुएं प्राप्त हो रहे हैं। अकेले मोहनजोदड़ो में भाई साहब 700 कुएं प्राप्त हुए, उसको सिटी ऑफ वेल स्टेप वेल यानी कि कुओं का नगर भी कहा गया। हड़प्पा में इतने शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स मिले कि उसको शौचालयों का नगर कहा गया है। तो ये सब कैसे विकसित हुआ? जब नवपाषाणिक लोगों ने पहले ताम्र धातु का प्रयोग करके मैदानी इलाकों में जाकर ताम्र उपकरणों की सहायता से, पाषाण उपकरणों की सहायता से
और नदियों द्वारा सिंचित फर्टाइल लैंड से अपने विवेक को प्रयोग करके जो कृषि उत्पाद उत्पन्न किए, उससे विशाल जनसंख्या का न केवल पेट भरा, बल्कि उसका उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स के रूप में काम किया। दूर दराज के इलाकों में गए, अन्य वस्तु विनिमय द्वारा उनकी तकनीकियां, उनकी वस्तुएं प्राप्त करी। जिन केंद्रों में ये मिलन हो रहे थे, ये वस्तु विनिमय हो रहे थे, वो हड़प्पा ही तो थे, वो मोहनजोदाड़ो ही तो थे, वो कालीबंगा तो थे, वो आपके बनावली तो थे, वो आपके धोलावीरा राखीगढ़ी तो थे। यही तो हड़प्पाई नगरीय केंद्र। और यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध थी धातु कर्म की, एक अच्छे आवास की, इमारतों की, केंद्र की। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलोगे तो उसको इंप्रेशन के लिए कहाँ लेकर जाओगे? तो आपके पास बेस्टेस्ट जो सेटलमेंट अवेलेबल है, जो नगरीय केंद्र मौजूद है। इस प्रकार से केंद्र धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होने लग गए। इनकी सुरक्षा के लिए फिर कच्ची ईंटों की दीवारें, कई प्रकार के तामझाम। तो सैकड़ों सालों की यात्रा में फिर ये नगर इस प्रकार से विकसित होते हुए हमारे सामने आते चले जाते हैं। और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता अपने पूर्व यौवन में, पूर्व विकसित अवस्था में आपको देखने को मिलती है। तो यदि इसके आरंभिक दौर की यदि मैं आपसे बात उठा लूं, तो फिर आप इस बात को समझिएगा कि इसका जो सबसे प्रारंभिक दौर में सबसे जो महत्वपूर्ण जो नगर उभर के आ रहे हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अब आप देखिएगा, ये एक लाइन में एक नदी के पास का एरिया है, और यदि इसका ट्रायंगल बनेगा तो वो तृतीय राजधानी के रूप में कालीबंगा आता है। क्योंकि आरंभिक जो हड़प्पाई बस्तियां थी, उनका सर्वाधिक संकेंद्रण, जो डेंस पॉपुलेशन थी, वो सिंधु और सरस्वती के बीच के एरिया में थी। ये कालीबंगा जिस नदी किनारे है, ये आ गया आपका सरस्वती। इसीलिए इसको शुरुआती दौर में आपने सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा, जो गलत भी नहीं है। धीरे धीरे ये विकास विकसित होता गया, बस्तियां और पूर्व की तरफ जाती गई। असल में ये तथ्य गलत है कि बस्तियां पूर्व की तरफ जाती गई। बस्तियां तो पहले से ही थी। मद्रास में पल्लवरम, अतिरम पक्कम, सराय नाहराय, महादह, चौपानी मांडो, कितने कोल्डी हवा, लहुरा देव, कितनी बस्तियां नवपाषाण काल से थी। असल में इस नई जो क्रांति हुई ताम्र उपकरणों के प्रयोग से, और ये क्रांति आपको कृषि में नजर आ रही है और शिल्प उत्पादन में नजर आ रही है। जब कृषि और शिल्प उत्पादन बढ़ा, अतिरिक्त सरप्लस रूप में रहा, उसका जो वस्तु व्यापार में, जो वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में व्यापार वाणिज्य के लिए काम में लिया गया, तो जो ये ज्ञान आया, जो नई तकनीकियां आई, ये जैसे जैसे पूर्व की तरफ पाषाण, जो नवपाषाण बस्तियां थी वहां तक फैली, तो वो भी धीरे 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 इन नगरीय अर्बन सेंटर्स में डेवलप होते चले गए। यानी कि सेटलमेंट्स पहले से था, बस उनको विकसित करने के लिए जो ज्ञान चाहिए था, वो ज्ञान, वो स्किल, वो कौशल किससे आना था? वो आना था असल में नए आविष्कारों से। वो आविष्कार क्या था? ताम्र धातु। उससे उत्पादन बढ़ा, अतिरिक्त हुआ, व्यापार वाणिज्य में लगा, शिल्प उत्पादन हुआ, व्यापार वाणिज्य में लगा। तो विवेक पहले से था, सुविधाएं पहले से थी, लेकिन संसाधन नहीं थे। संसाधन जब इन आविष्कारों से आ गए तो तमाम बस्तियां अचानक से नहीं, स्वतः स्फूर्त एक प्रक्रिया के तहत नगरीय केंद्रों में विकसित होती चली गई। और इनमें मुझे लगता है सबसे बड़ा जो योगदान था वो था उस जमाने के लिहाज से मेटलर्जी और कुओं के द्वारा सिंचाई करना। क्योंकि कुओं के द्वारा सिंचाई ने नदियों के पास मनुष्य की निर्भरता को पूरी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो था अल्लाह दीनो। याद रखना, अल्लाह दीनो एक स्थल है जहां पर मनुष्य ने सबसे पहले मानवीय विकास यात्रा में सबसे पहले मनुष्य ने कुओं का निर्माण करके कुओं के जल से ना केवल ड्रिंकिंग वाटर बट वाटर फॉर इरिगेशन को भी काम में लिया। और ये सबसे बड़ा मेरे लिहाज से क्रांतिकार, और ये हमारा सौभाग्य कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। जब ये संसाधन, ये विवेक, ये स्किल्स दूर दराज के इलाकों में जाती गई, तो एक प्रकार का एक्सप्लोजन तो नहीं कहूंगा, रिवोल्यूशन तो नहीं कहूंगा, स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में कई नगरीय केंद्र फिर हमें, अब आप देखिएगा, एक जम्मू के अंदर मांदा, एक आप यदि मेरठ में चले जाओगे पूर्वतम छोर में, तो
आलमगीरपुर हिंद नदी किनारे, इधर आ जाओगे महाराष्ट्र में तो फिर आप देख लीजिए डैमाबाद, और ठेठ बलूचिस्तान में आ जाओगे तो फिर यहाँ पर मकरान तट पर एक और एरिया आपको प्राप्त होता है, सुतका गेंडो। तो आरंभिक जो संकेंद्रण था, क्योंकि प्रारंभिक बस्तियां हड़प्पा की नगरीय बस्तियां आपको सिंधु घाटी में नजर आ रही है। आप देख लीजिए हड़प्पा जो पहला उत्खनित खोजा गया हड़प्पा स्थल है, वो सिंधु की सहायक नदी रावी पुरुषनी, जिसको ऋग्वेद में कहा गया है, के किनारे पाया गया। मोहनजोदाड़ो जो दूसरा खोजा गया उत्खनित स्थल है, वो सिंधु के किनारे पाया गया। इसीलिए सर जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, उत्खनन हुआ, खोज हुआ इस सभ्यता का, मालूम चला साहब ये सभ्यता तो सिंधु से परे जो सरस्वती है वहां तक भी फैली हुई है। फिर कई इतिहासकारों ने सर्वाधिक संकेंद्रण यहीं से मिल रहा है, ने इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर और हुआ तो मालूम चला कि ये मांदा कश्मीर, जम्मू, आलमगीरपुर मेरठ, दहमाबाद महाराष्ट्र और सुतका गेंडो बलूचिस्तान, जहां पर दूर दूर तक सिंधु का कोई नाम नहीं है। क्लियर? इसलिए फिर इस सभ्यता का तकनीकी तौर पर यह नामकरण बड़ा अप्रासंगिक लगने लगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन। फिर इसको प्रथम उत्खनित जो स्थल था इस सभ्यता का, हड़प्पा, उसके नाम पर इस सभ्यता का नामकरण किया गया, हड़प्पा सभ्यता। आई थिंक ये जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने दिया है, किस प्रकार से ये सभ्यता अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में, किस प्रकार से इसका ओरिजिन हुआ, स्वतः विकास हुआ, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया हुआ। लेकिन इसके लिए आपको प्री हिस्ट्री सीरीज के जितने एपिसोड्स, सेशंस मैंने आप लोगों को दिए वो आपको समझना होगा बहुत ध्यानपूर्वक। मैंने पहले ही कहा ये प्लेटफॉर्म, ये टीचिंग सिर्फ और सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए। मैं एसएससी, बैंक या कांस्टेबल या छोटे, मैं ये नहीं कह रहा कोई कंपटीशन छोटा होता है, लेकिन हर कंपटीशन की अपनी एक एकेडमिक योग्यता, अर्हता होती है। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर तो झेलना बड़ा मुश्किल है इस तरह के कंटेंट को। तो अब आप देखिएगा ये सभ्यता असल में कितनी ज़्यादा आपको यहाँ पर विस्तृत नजर आएगी। अब आप बहुत इजीली आइडिया लगा सकते हैं। सुतका गेंडोर से आप यात्रा आरंभ कीजिए आलमगीरपुर तक, और मांडा से यात्रा आरंभ कीजिए आप दहमाबाद तक। यानी कि ये लंबाई से ज्यादा चौड़ाई में विस्तृत एरिया है। वर्तमान पाकिस्तान से अधिक विस्तृत एरिया है कई कई राष्ट्रों से बढ़कर हड़प्पा सभ्यता का। और आप जिस संस्कृति की आज बात करते हैं, वैदिक सनातन संस्कृति की, इसकी प्रारंभिक जड़ें हमें यहीं से मिल रही है। बाबू, जितने शिवलिंग इस सभ्यता से मिले हैं, जो कि सृष्टि का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एक सोल सेंटर है, शिव तांडव, क्योंकि वही शक्ति है, वही वो गॉड पार्टिकल है। सन जो लेबोरेटरी स्वीडन या स्विट्जरलैंड में कहां पर है, जिसने कॉस्मोस की उत्पत्ति पर बात करी है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर, उसने कहा ना गॉड पार्टिकल। व्हाट डज मीन ऑफ गॉड पार्टिकल? खैर अब वो मैं उस स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं जाऊँ यार, क्यों नहीं जाऊँ? मेरा अपना कल्चरल हेरिटेज है और मैं जागरूक शोधार्थी भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ और शिक्षक भी हूँ। नॉलेज है, बोलूँगा। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा ये एरिया है। इसका मतलब आप आइडिया लगाइएगा कि कहाँ से ये इतना, और ये वही एरिया है जो सोहन नदी घाटी, चौतरा शुरुआत में, क्योंकि आपने पैलियोलिथिक कल्चर के दो सेंटर देखे थे, वन इज सोहन कल्चर एंड अनदर वन इज मद्रास कल्चर। इस प्रकार से यही नवपाषाणिक बस्तियां आपको हड़प्पाई बस्तियों के रूप में नजर आ रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से, तफसील से, विस्तार से आपको समझ में आई है देखने में। और इसकी जो तृतीय राजधानी बोला गया है वो असल में कालीबंगा को बोला गया। क्यों बोला गया है कालीबंगा को? राजस्थान इतिहास की एक सीरीज चल रही है जहाँ पर 9 बजे क्लासेज आपको मिल रही हैं। अभी तो खैर ये प्रीमियर करता हूँ मैं क्लासेस को शूट करके, जल्दी लाइव भी आने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत जल्दी लाइव आने की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अब इसमें आपका मुझे सहयोग साथ कितना मिलता है वो सब कुछ चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। आप यदि कालीबंगा को तृतीय राजधानी क्यों कहा गया है, यदि इसको आपको समझना है तो 4 एपिसोड से मैंने कालीबंगा को राजस्थान हिस्ट्री वाली सीरीज में दिया है। आप पढ़िएगा, आपके सामने बिल्कुल चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी।
आई थिंक यहाँ तक की बात आपको ठीक से समझ में आ गई है। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ, आप इस मैप को समझिए, देखिए, पढ़िए, और उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा और इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे आज के सेशन में कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक के इस मैप को, बिल्कुल मैं हट जाता हूँ, ढंग से देख लीजिए। आई थिंक समझ में आ गया है। अब आपको मालूम होगा, जब मैंने शुरुआत में जब पाषाण काल पढ़ा था, मैंने तब भी कहा था हड़प्पा सब मतलब सॉरी इतिहास में मानव विकास यात्रा को हम तीन कालखंड में बांट सकते हैं, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। जिस काल की हम बात कर रहे हैं ये है असल में प्रोटो हिस्ट्री। जिस काल की हम आपसे बात कर रहे हैं दैट इज प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि आप इसे कहेंगे, याद रखना, आद्य इतिहास। मनुष्य की यात्रा का वो दौर जब पुरातात्विक सामग्री तो प्राप्त हो रही है, लेकिन साहित्यिक सामग्री भी प्राप्त हो रही है, लेकिन वो साहित्य, वो लिपि इतनी गूढ़ है, मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है कि आप उसे पढ़ने में सक्षम नहीं है, नाकाम है। अतः साहित्य के जरिए हम उस मनुष्य के सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों, दार्शनिक पक्षों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे। इतिहास का वो दौर आद्य इतिहास कहलाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन भी कहलाएगी और प्रोटो हिस्ट्री आद्य इतिहास के रूप में भी आप इसको देखेंगे। अब यदि प्रश्न ये उठे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जानकारी हमें कब और किसके द्वारा प्राप्त हो रही है, तो ये वर्ष है 1826 ईस्वी का, जब चार्ल्स मेसन ने, याद रखना पहली जानकारी तो 1826 में जानकारी मिलती है, लेकिन चार्ल्स मेसन ने लगभग 20 साल के अंतराल में 1842 के अंदर एक लेख लिखा था, नैरेटिव ऑफ जर्नी, नैरेटिव ऑफ जर्नी, क्लियर। उसके अंदर नैरेटिव ऑफ जर्नीज, राइट, उसमें इसने इस सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी प्रदान की थी। आपने, मुझे उम्मीद है यहाँ तक का मैटर को ठीक से समझ लिया है। अब यदि मैं हड़प्पा सभ्यता की आपसे विस्तार मतलब एक खुलकर चर्चा कर लूं, तो समझिएगा, इस सभ्यता को आपने आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री भी नाम दिया है, और इसी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी, याद रखना, इसको नाम हम प्रदान कर सकते हैं। इस सभ्यता की जो प्रथम जानकारी है, प्रथम जानकारी इस सभ्यता की हमको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है 1826 ईस्वी में, बट इन 1842 में पहली बार, याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन द्वारा, पहली बार चार्ल्स मेसन द्वारा अपने एक लेख में, नैरेटिव ऑफ जर्नीज में, इसके बारे में इसको प्रकाशित किया कि हड़प्पा कोई सभ्यता रही होगी, जो जिन टीलों पे इन्होंने देखा था चार्ल्स मेसन ने, जो लेख आपने लिखा है, इट वाज नैरेटिव ऑफ जर्नीज में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अपना लेख, याद रखिएगा, अपना लेख प्रकाशित किया था। लेकिन पहली पुरातात्विक सामग्री इस सभ्यता के संदर्भ में, पहली पुरातात्विक सामग्री कब प्राप्त हुई? असल में 1856 में कराची लाहौर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था। तो जो रेल इंजीनियर थे जॉन विलियम ब्रंटन, याद रखिएगा, जॉन विलियम ब्रंटन को हड़प्पा टीले से कुछ पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां प्राप्त हुई। स्वाभाविक है, उसने जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग था, इसी वर्ष, इसी दौर में ये एस्टेब्लिश हुआ था कि जो महानिदेशक थे सर अलेक्जेंडर कनिंगम, उसको भिजवा दी 1872 में, क्योंकि उस जमाने में इतनी जागरूकता, इतनी वो नहीं था, जिज्ञासा तो थी। 1872 में 1872 में सर अलेक्जेंडर कनिंगम नॉन एज ए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी,
उन पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन किया, लेकिन वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। 1872 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है उसके साहिवाल जिले में जो टीला स्थित था, क्लियर, जिसको असल में नष्ट कर दिया था कराची लाहौर जो रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था, वहां से एक मुहर सील प्राप्त करी जिस पर वृषभ यानी कि सांड की आकृति अंकित थी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस वर्ष 1872 में पहला अपना निष्कर्ष निकाला कि जो ये सील प्राप्त हुई है, जो मुहर प्राप्त हुई है वृषभ की, सांड की, ये विदेशी है। क्यों? क्योंकि इस पर कुबड़ नहीं है। और याद रखिएगा, यहां पहली बार सर अलेक्जेंडर कनिंघम गलत थे, लेकिन मुद्दा ये नहीं कि गलत थे या सही थे, बात ये कि चीज प्रकाश में तो आई, अस्तित्व में तो आई। उसको सही और गलत करने के लिए शोध कार्य करोगे तो कई कई नए नए तथ्य सामने आएंगे। तो पहली जो चीज सामने आई, चाहे वो गलत थी, लेकिन वो प्रेरक के रूप में कार्य करती रही। तो ये तो प्रथम जानकारी हो गई हड़प्पा सभ्यता के बारे में। प्रथम पुरातात्विक सामग्री इस हड़प्पा सभ्यता की कब प्राप्त की गई? मैंने अभी कहा 1856 में जॉन विलियम ब्रेंटन को। 1856 ईस्वी में जब कराची लाहौर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तो जो रेलवे इंजीनियर थे जॉन विलियम ब्रेंटन, याद रखना, तो इन जॉन विलियम ब्रेंटन साहब के द्वारा, इनके द्वारा जो भी आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के आर्टिकल्स, पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई, इन पुरातात्विक सामग्रियों को आपने, याद रखना, को आपने भिजवा दिया भारतीय पुरातत्व जो विभाग, संरक्षण विभाग था, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, और इसके जो महानिदेशक थे उनका नाम था, याद रखना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को दोबारा बोल रहा हूं मैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में भी पुकारा जाता है, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक। काफी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने ले रहा हूं। भारतीय पुरातत्व का जनक और राजस्थान पुरातत्व का जनक बोला गया है सीएल कार्लाइल साहब को। याद रखिएगा, सीएल कार्लाइल को भारतीय पुरातत्व का जनक बोला गया है। तो इन्हें भेजा गया, इन्होंने इसका अध्ययन किया। बाद में इन सामग्रियों के अध्ययन से जो भी जिज्ञासाएं, निष्कर्ष, रहस्य उत्पन्न हुए, उसके निराकरण के लिए 1872 में, क्लियर, असल में इसी रेलवे ट्रैक पर फिर एक सामग्री, एक सील प्राप्त हुई थी इसी रेलवे ट्रैक पर, जो कि वृषभ अंकित मुद्रा थी। ठीक, चूंकि ये वृषभ जो था ये कुबड़ विहीन था। ये सामग्री भी भेजी गई सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो इसी एरिया में मौजूद रहे होंगे। इस कुबड़ विहीन वृषभ अंकित मुद्रा का अध्ययन करके सर अलेक्जेंडर कनिंघम, हमने देख लिया कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को पुकारा गया है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस वृषभ अंकित मुद्रा को विदेशी मुद्रा बतला दिया था। इसका मतलब आरंभिक दौर में यही तो वजह कि सर मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड सरीखे जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता की प्रेरणा विदेशी कारकों को बतला दिया। और वैसे भी इन अंग्रेजों की तो एक बात थी, क्योंकि ये तो व्हाइट मैन बर्डन्स एक थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो भारत में तो इनके लिहाज से कुछ अच्छा था ही नहीं था। जो कुछ था वो विदेशी प्रेरणा से था।
ये तो जिंदा मक्खी को निकल रहे थे। तो इस शुरुआती जो अनुसंधान हुए इस सभ्यता पर, इस हड़प्पा सभ्यता पर, संस्कृति पर, इसको पूरी तौर पर विदेशी घोषित किया गया। इस कुबड़ विहीन जो वृषभ अंकित मुद्रा प्राप्त हुई है उसके आधार पर, जो पूरी तौर पर मेरे लिहाज से अनैतिहासिक तथ्य है, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, लेकिन ये किया गया। तो ये शुरुआती एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके सामने आता है। अब जो प्रथम खोज और उत्खनन होता है 1921 में सर दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी किनारे हड़प्पा खोजा गया, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा था सिंधु नदी किनारे। ये फिर यहाँ से धीरे धीरे यात्रा आरंभ होती है, नए अनुसंधान शोध आते हैं, फिर कई मत गलत सिद्ध होते हैं, कई स्थापित होते हैं, उन पर चर्चाएं हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल पहला जो उत्खनित स्थल है उसकी हम बात करें 1921 में पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया, इसमें रावी नदी किनारे प्रथम स्थल खोजा गया हड़प्पा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे दूसरा स्थल खोजा गया, जिसको कहा गया है मुअज़्ज़दारो, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, प्रेतों का बाग आदि आदि, मुर्दों का टीला। और ये खोजा गया राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और आगे जाकर फिर स्टुअर्ट पिगट ने तो बहुत स्थापित कर दिया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। यहां से फिर तथ्यात्मक, वैज्ञानिक, शोधपरक अनुसंधान आरंभ होगा हड़प्पा सभ्यता का। इस सेशन का एंड में इसी यात्रा के साथ करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पूरी बात ठीक से समझ में आई होगी। एक बार मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, इससे पहले आपने ये पूरा चार्ट समझा। मैं समझता हूँ कि बहुत एक नई ये टीचिंग मैथोडोलॉजी है, पेडागोजी जिसको आप कहते हैं, आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन को और उस शोध को, उस अनुसंधान को एक नए आयाम के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।